क्या कभी किसी ने इस बात पर ध्यान दिया है कि गाड़ियों के टायर का रबर और पुराने लकड़ी के फर्नीचर पर लगने वाली वार्निश और यहाँ तक कि जो च्युइंग गम होती है उसमें एक बहुत ही अजीब बात कॉमन है। ये सारी चीजें दरअसल पेड़ पौधों का पसीना या उनका जैविक कचरा है। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाला है। मतलब प्रकृति में कचरा निकालने का सिस्टम इतना कमाल का है कि एक ऑर्गेनिज्म का वेस्ट पूरी मानव सभ्यता के काम आ रहा है ना। बिल्कुल सही। तो आज के इस डीप डाइव में हम बायोलॉजी के दो सबसे बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को डिकोड करने वाले हैं। एक तरफ है बॉडी का सुपर कंप्यूटर यानी हमारा नर्वस सिस्टम, और दूसरी तरफ है बॉडी की गजब की सफाई व्यवस्था यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये एक बहुत ही बढ़िया कंपैरिजन है। देखिए, अगर हम ह्यूमन बॉडी को एक हाईटेक मशीन मान लें, तो इस मशीन को सालों साल बिना रुके चलाने के लिए सिर्फ एक फास्ट प्रोसेसर ही काफ़ी नहीं है। एक बहुत ही तगड़े एग्जॉस्ट या कूलिंग सिस्टम की भी ज़रूरत होती है। हाँ, क्योंकि प्रोसेसिंग होगी तो हीट और कचरा तो बनेगा ही ना। एकदम सही। हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों फैसले ले रहा है, और इस भारी प्रोसेसिंग की वजह से बॉडी के अंदर ना खतरनाक केमिकल वेस्ट पैदा होता है। अगर वो कचरा या वो जहर तुरंत बाहर ना निकाला जाए तो ये पूरी मशीन कुछ ही घंटों में थप पड़ सकती है। वाओ, मतलब कुछ ही घंटों में। तो आज हम यही समझेंगे कि ये दोनों सिस्टम्स एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात। अगर आप सभी को ये जानकारी पसंद आ रही है तो मिस्टर एक्स द एग्जाम मेंटर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये ऐसी डीप डाइव्स लाने में बहुत मदद करता है। हाँ, चैनल को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो नर्वस सिस्टम की बात शुरू करें। इस पूरे कमांड सेंटर को समझने के लिए हमें उस ईंट को समझना होगा जिससे ये बना है, यानी न्यूरॉन। अच्छा, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका, जिसमें वो डेंड्राइट और एक्सॉन वाले हिस्से होते हैं जो डेटा ट्रांसफर करते हैं। ये ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका होती है ना। हाँ, सबसे लंबी होती है। लेकिन न्यूरॉन की लंबाई ही इसकी इकलौती खासियत नहीं है। बायोलॉजी के नज़रिए से देखें तो इसमें एक ऐसा डिज़ाइन फ्लॉ है, या कह लीजिए एक ऐसा फीचर है जो इसे बॉडी के बाकी सारे सेल से बिल्कुल अलग कर देता है। डिजाइन फ्लॉ? कैसा फ्लॉ? देखिए, हमारी स्किन या लिवर के सेल्स जब भी डैमेज होते हैं तो वो खुद को दोबारा बना लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम नाम का एक हिस्सा होता है। अच्छा, जो सेल डिवीजन करवाता है ना? बिल्कुल, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करवाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूरॉन में ये सेंट्रोसोम पूरी तरह से गायब होता है, होता ही नहीं है। वेट, एक मिनट। सेंट्रोसोम नहीं होता, इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि एक न्यूरॉन कभी भी टूटकर दो नए न्यूरॉन्स नहीं बना सकता, यानी उसमें सेल डिवीजन होता ही नहीं है। सही पकड़ा आपने। रीजेनरेशन ना के बराबर होता है। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि बॉडी का सबसे मेन हिस्सा जो पूरी बॉडी को चला रहा है, उसकी खुद की मरम्मत करने की पावर सबसे कम है? मतलब एक ऐसी हार्ड ड्राइव जिसके पुर्जे एक बार खराब हो गए तो बदले नहीं जा सकते? हाँ, जो डेटा गया वो गया। अगर ब्रेन की कोई कोशिका मर गई तो वो हमेशा के लिए खत्म। लेकिन देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इवोल्यूशनरी लॉजिक है। अच्छा, वो क्या? जरा सोचिए, न्यूरॉन्स हमारे पूरे जीवन की यादों, हमारी स्किल्स और आदतों को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में स्टोर करके रखते हैं। हाँ। अगर ये न्यूरॉन्स लगातार डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते रहते तो हमारा वो जो नेटवर्क है वो बार बार बदलता रहता ना। ओ, मैं समझ रही हूँ। तो हम हर दिन पुरानी बातें भूल जाते। एग्जैक्टली, हमारी सीखी हुई चीजें मिट जाती। तो लंबे समय तक मेमोरी और पर्सनैलिटी को बचाकर रखने के लिए नेचर ने सेल डिवीजन की कैपेसिटी ही हटा दी। ये एक तरह से स्थिरता यानी स्टेबिलिटी की कीमत है। ये तो बहुत ही शानदार लॉजिक है। बदलाव को रोक कर ही यादों को सेफ रखा गया है। अब अगर हम इस हार्डवेयर के काम करने के तरीके पर आएं, तो ये न्यूरॉन्स आपस में डेटा ट्रांसफर कैसे करते हैं, जिसे हम इम्पल्स ट्रांसमिशन कहते हैं? ये कोई मैजिकल वाईफाई तो है नहीं? नहीं, वाईफाई तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ केमिस्ट्री और फिजिक्स का खेल है। इस सिग्नल को आगे बढ़ाने के लिए ना सोडियम यानी Na की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सोडियम के बिना हमारा दिमाग एक डेड कंप्यूटर की तरह है। अच्छा, तो न्यूरॉन एक केमिकल बैटरी की तरह काम करता है? एकदम बैटरी की तरह। सेल के अंदर और बाहर अलग अलग केमिकल्स होते हैं। जब कोई सिग्नल आता है तो सेल की झिल्लियां अचानक खुल जाती हैं और बाहर से सोडियम के आयंस बहुत तेजी से अंदर घुस आते हैं। ओके, तो ये सोडियम आयंस का अंदर आना, इससे क्या होता है? इस बहाव से ना
एक एक्चुअल इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा होता है जो न्यूरॉन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ जाता है। इसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। यानी सोडियम वो फिजिकल मीडियम है जो स्पार्क को पैदा करता है। मतलब हम जो कुछ भी सोचते हैं या हमारी जो फीलिंग्स है, उन सब के पीछे असल में सोडियम आयंस का इधर उधर भागना ही जिम्मेदार है। क्या बात है। और जब ये अरबों न्यूरॉन्स एक साथ जुड़ते हैं तब बनता है हमारा मेन कंट्रोल रूम, ह्यूमन ब्रेन। हाँ, लगभग 1350 से 1400 ग्राम का ये सुपर कंप्यूटर। और क्योंकि इसके न्यूरॉन्स खुद को रिपेयर नहीं कर सकते तो इसे बचाकर रखना तो सबसे ज़रूरी होगा ना। इसीलिए इसे क्रेनियम नाम की सख्त हड्डियों के डब्बे में रखा गया है। और मैंने पढ़ा था कि सिर्फ हड्डियां ही नहीं होती, दिमाग और हड्डी के बीच मेनिंजेस नाम की झिल्लियां भी होती हैं। सहीगा, वो मेनिंजेस सिर्फ एक नॉर्मल लेयर नहीं है, वो एक बहुत ही एडवांस्ड शॉक अब्जॉर्बिंग सिस्टम है। अगर हम भागते हैं या सर पर कोई झटका लगता है तो उन झिल्लियों के बीच का लिक्विड उस शॉक को सोख लेता है ताकि ये 1.5 किलो का नाजुक कंप्यूटर क्रेनियम की सख्त हड्डी से टकराकर डैमेज ना हो। नेचर का अपना हेलमेट कह सकते हैं इसको। अब हार्डवेयर की इस सिक्योरिटी के बाद जरा ब्रेन की प्रोसेसिंग यूनिट्स को समझते हैं। दिमाग को अलग अलग काम करने के लिए हिस्सों में बांटा गया है ना, जैसे फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। हाँ, फोरब्रेन में सबसे मेन होता है सेरिब्रम। ये पूरे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। यहाँ हम सोचते हैं, मैथ सॉल्व करते हैं, बोलते हैं। और इसी में हाइपोथैलेमस भी होता है जो बॉडी के लिए एक ऑटोमेटिक थर्मोस्टैट का काम करता है। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री बनाए रखना, भूख प्यास लगना, ये सब हाइपोथैलेमस करता है। बिल्कुल। और फोरब्रेन के बाद आता है हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। ये हमारे सर्वाइवल और मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसमें एक हिस्सा होता है सेरिब्रम जिसका मेन काम है बॉडी का बैलेंस बनाना। ओ, जैसे साइकिल चलाना सीखते वक्त। हाँ, शुरू में हमारा सेरिब्रम यानी सोचने वाला हिस्सा फोकस करता है, लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो बैलेंस बनाने का पूरा काम सेरिबेलम अपने हाथ में ले लेता है, जिसे हम मसल मेमोरी कहते हैं। और हिंड ब्रेन में ही एक और हिस्सा होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है ना, जो बिना हमारी इजाजत के चलते रहते हैं, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना या डाइजेशन। एकदम सही। और ये नेचर का एक बहुत ही स्मार्ट फैसला था। सोचिए, अगर दिल धड़कने का कंट्रोल हमारे सैचुरेटेड दिमाग के पास होता तो क्या होता। तो अगर हम किसी गहरी सोच में होते या रात को सो रहे होते तो हम सांस लेना ही भूल जाते। वही तो, इन लाइफ सेविंग सिस्टम्स को मेड्यूला के ऑटो पायलट पर डालकर बॉडी ने मेक श्योर किया है कि हम चाहे जो करें मशीन चलती रहे। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे क्रॉस क्वेश्चन पूछना है। अगर ब्रेन ही सब कुछ सोच रहा है, दिल धड़का रहा है, बैलेंस बना रहा है, तो फिर ये जो रीढ़ की हड्डी के बीच से नसों का मोटा केबल जाता है यानी स्पाइनल कॉर्ड या मेरू रज्जू, इसका क्या काम है? ब्रेन डायरेक्ट कंट्रोल क्यों नहीं कर लेता? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ दिमाग तक जाने वाला कोई रास्ता या एक्सटेंशन केबल नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि हर छोटे फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती। कुछ फैसले लोकल पुलिस स्टेशन में ले सकता है। अच्छा, मतलब ये खुद फैसले लेता है? हाँ, मेरू रज्जू दरअसल रिफ्लेक्स एक्शंस यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं का असली बॉस है। जब ऐसी इमरजेंसी आती है जहां 1 मिलीसेकंड की देरी भी भारी पड़ सकती है, वहां मेरू रज्जू बीच में ही एक्शन ले लेता है। जैसे जब हम गलती से किसी गर्म बर्तन को छू लेते हैं तब। बिल्कुल। जब उंगली गर्म बर्तन को छूती है तो खतरे का सिग्नल नसों के जरिए दौड़ता है। अगर वो सिग्नल दिमाग तक जाए, दिमाग उसे प्रोसेस करे और वापस हाथ को हटाने का ऑर्डर दे, तो इसमें कुछ मिली सेकेंड्स एक्स्ट्रा लग जाएंगे और उतनी देर में स्किन बुरी तरह जल चुकी होगी। ओह, तो स्पाइनल कॉर्ड इंटरमीडिएट लेवल पर ही मैटर सॉल्व कर देता है। हाँ, सिग्नल जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है, वो दिमाग का वेट किए बिना एक शॉर्ट सर्किट कमांड देता है और हाथ की मसल्स को तुरंत सिकुड़ने को कहता है। हम हाथ पहले हटा लेते हैं और दर्द का एहसास दिमाग को बाद में होता है। ये तो टाइम बचाने का कमाल का तरीका है। डैमेज कंट्रोल के लिए अलग प्रोसेसर। अब अगर इस पूरे नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखें तो ये 3 लेवल्स पर काम करता है। पहला तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गए। हाँ, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS। ये बेसिकली वायरिंग या केबल नेटवर्क है। इसमें दिमाग से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें होती हैं जिन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी नसें होती हैं। ये 12 और 31 वाला रेशियो बड़ा इंटरेस्टिंग है।
दिमाग से सीधे सिर्फ 12 जोड़ी नसें क्यों निकल रही हैं? क्योंकि हमारे सर और चेहरे के आसपास बॉडी के सबसे कॉम्प्लेक्स और हेवी डेटा वाले सेंसर्स हैं, जैसे आंखें, कान, नाक, जीभ। इन्हें फास्ट प्रोसेस करने के लिए दिमाग से डायरेक्ट हाई बैंडविड्थ केबल्स यानी ये 12 जोड़ी नसें जुड़ी होती हैं। बाकी पूरी बॉडी की जानकारी बटोरने का काम स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसें करती हैं। समझ गई। और तीसरा हिस्सा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी ANS। ये वो बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिक कामों को संभालता है। इसके 2 मोड्स होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और फाइट और फ्लाइट मोड ऑन कर देता है, और जब खतरा टल जाता है तो पैरासिम्पैथेटिक बॉडी को वापस रिलैक्स कर देता है। और नसों के प्रकार को अगर मैं बताऊं तो वो 3 तरह की होती हैं। सेंसरी नर्व्स जो रिपोर्टर की तरह बॉडी से रिपोर्ट दिमाग तक लाती हैं। फिर मोटर नर्व्स जो कमांडर की तरह दिमाग का ऑर्डर बॉडी तक ले जाती हैं। और मिक्स्ड नर्व्स जो 2-वे रेडियो की तरह दोनों काम करती हैं। लेकिन देखिए, इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना और एनर्जी खर्च करना, इन सब में बहुत पावर लगती है। ब्रेन बॉडी वेट का सिर्फ 2% होता है, पर 20% एनर्जी अकेले यूज करता है। और साइंस का ये सीधा रूल है कि जहां इतनी एनर्जी यूज होगी वहां भारी मात्रा में कचरा यानी वेस्ट मटेरियल भी पैदा होगा। इन प्रोसेसेस में बॉडी में अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड जैसे जहर बनते हैं ना। बिल्कुल। और अगर ये रसायन थोड़ी देर भी बॉडी में रुक जाएं तो पूरा कमांड सेंटर अपने ही जहर में डूब जाएगा। यहाँ एंट्री होती है हमारे दूसरे सिस्टम की, द क्लीन अप क्रू यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका इकलौता काम बॉडी को टॉक्सिसिटी से बचाना है। लेकिन यहाँ नेचर का एक बिगर पिक्चर वाला लॉजिक है, वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन, अच्छा हाँ, जल संरक्षण। इसे थोड़ा समझाएंगे? देखिए, नेचर ने एनिमल्स को उनके पास मौजूद पानी के हिसाब से अलग अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम दिए हैं। पहली कैटेगरी है एमोनोटेलिक। ये वो जीव हैं जो सीधा अमोनिया निकालते हैं, जैसे मछलियां, कीड़े और हाइड्रा। क्योंकि अमोनिया बहुत जहरीला होता है तो उसे निकालने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है ना, और मछलियां तो पानी में ही रहती हैं। एग्जैक्टली। उनके पास पानी की कमी नहीं है तो वो डायरेक्ट अमोनिया को पानी में घोलकर बाहर निकाल देती हैं। लेकिन जो जमीन पर रहते हैं, जैसे हम इंसान या जानवर, उनका क्या? हम तो इतना पानी यूज नहीं कर सकते, तो हम शायद दूसरी कैटेगरी में आते हैं, यूरेओटेलिक। हाँ, हम लोग डायरेक्ट अमोनिया बाहर नहीं निकाल सकते, तो हमारा लिवर एक केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है। वो उस खतरनाक अमोनिया को पकड़कर थोड़े कम जहरीले सब्सटेंस में बदल देता है, यानी यूरिया में। फिर हमारी किडनियां उस यूरिया को थोड़े से पानी के साथ बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। इससे पानी की बड़ी बचत होती है। ये वाकई कमाल का एडजस्टमेंट है। लेकिन इससे भी बड़ा एडजस्टमेंट तो तीसरी कैटेगरी में होता है, यूरिकोटेलिक, जिसमें पक्षी, छिपकली और सांप आते हैं। ये तो यूरिया भी नहीं निकालते, ये अपने वेस्ट को यूरिक एसिड में बदल देते हैं। और इसके पीछे की फिजिक्स देखने वाली है। एक पक्षी को हवा में उड़ना है तो उसको अपना वजन कम रखना होगा। अगर वो कचरा निकालने के लिए बॉडी में पानी भर के उड़ेगा तो पानी के वजन से वो उड़ ही नहीं पाएगा। ओह, मेक सेंस। इसलिए उनकी बॉडी कचरे को एक गाढ़ा पेस्ट में बदल देती है, जिसे यूरिक एसिड कहते हैं, जिसमें पानी ना के बराबर होता है। वो जो बर्ड्स का सफेद रंग का वेस्ट होता है वो असल में यूरिक एसिड ही है। मतलब नेचर ने एक्सक्रीशन को सिर्फ कचरा फेंकना नहीं, बल्कि वाटर कंजर्वेशन की एक मास्टर क्लास बना दिया है। बिल्कुल। लेकिन क्या पूरी दुनिया सिर्फ अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड पर ही चल रही है? नहीं, प्रकृति के पास हमेशा कुछ सरप्राइज होते हैं। मकड़ी यानी स्पाइडर को ही ले लीजिए, वो ग्वानिन निकालती है, इसलिए उसे ग्वानोटेलिक कहते हैं। और मैंने सुना है कि झींगा यानी प्रॉन्स और कुछ कीड़ों में फिल्टर करने के लिए किडनी नहीं बल्कि एक ग्रीन ग्लैंड या हरित ग्रंथि होती है। हाँ, ग्रीन ग्लैंड उनके ब्लड से कचरा छानकर बाहर करती है। लेकिन जानवरों से हटकर अगर हम पेड़ पौधों पर आएं तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। पौधों में किडनी या लिवर नहीं होते, तो वो अपना कचरा पुरानी पत्तियों या छाल में जमा कर देते हैं। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है, जो हमने शुरू में कही थी, कि जिन चीजों का इंसान कमर्शियल यूज करता है वो प्लांट्स का कचरा ही है। जैसे चीर के पेड़ से निकलने वाला रेजिन जिससे वार्निश बनती है, या फिर जो गोंद हम यूज करते हैं, ये सब प्लांट का वेस्ट है। और लेटेक्स भी, जो रबर के पेड़ों से निकलता है ना, सफेद गाढ़ा लिक्विड जिससे टायर, ग्लव्स और गद्दे बनते हैं। पौधे अपना केमिकल वेस्ट इन रूपों में जमा करते हैं ताकि खुद को बचाएं, और हम उसे निकालकर फैक्ट्री में यूज कर लेते हैं। एक बायोलॉजिकल सिस्टम का कचरा दूसरे के लिए इकोनॉमी बन गया। चलिए अब इस पूरी डीप डाइव को समेटते हैं।
आज हमने देखा कि कैसे हमारा पूरा वजूद एक बहुत ही बारीक बैलेंस पर टिका है। हमारा नर्वस सिस्टम जो बिना सेंट्रोसोम वाले न्यूरॉन्स से बना है, एक ऐसा कमांड सेंटर है जो सोडियम आयंस के स्पार्क से चलता है। हाँ, और दूसरी तरफ हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो मेक श्योर करता है कि ये हाई एनर्जी वाली मशीन अपने ही केमिकल वेस्ट से खत्म ना हो जाए। पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो हमें अंदर से साफ और सेफ रखता है। ये ऐसी सिम्फनी है जो हर पल चल रही है। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल। शुरुआत में हमने कहा था कि न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम नहीं होता, इसलिए वो नए सेल्स नहीं बना सकते और खुद को रिपेयर नहीं कर सकते। जी, उनका कोई बैकअप नहीं होता। अब जरा आगे की सोचिए। मान लीजिए कि मेडिकल साइंस फ्यूचर में इतनी तरक्की कर ले कि आर्टिफिशियल तरीके से ह्यूमन ब्रेन के सेल्स में सेंट्रोसोम्स डाल दें और न्यूरॉन्स खुद को डिलाइड और रिपेयर करने लगें, तो क्या हम पैरालिसिस, अल्जाइमर्स या ब्रेन डैमेज जैसी बीमारियों को हमेशा के लिए हरा देंगे? बीमारियां तो शायद ठीक हो जाएंगी, लेकिन यहाँ एक कैच है। अगर दिमाग लगातार नए सेल्स बनाने लगा और पुराने सेल्स हटने लगे, तो क्या उस इंसान की पुरानी यादें, उसका पर्सनालिटी और उसका वो पूरा कंट्रोल सिस्टम वैसा ही रह पाएगा? क्या वो इंसान वही इंसान रह जाएगा? ये सोचने वाली बात है। क्या न्यूरॉन्स का खुद को ना बदल पाना दिमाग की कोई कमजोरी है, या फिर ये हमारी आइडेंटिटी और हमारे वजूद को हमेशा के लिए बचाए रखने की सबसे बड़ी ताकत है? वही तो, क्या खुद की मरम्मत ना कर पाना ही इंसान बने रहने की असली कीमत है? वाओ, इस सवाल का जवाब शायद कभी कोई मशीन ना दे पाए। ये दिखाता है कि नेचर के हर डिजाइन के पीछे कितना गहरा लॉजिक छिपा है। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। साइंस के ऐसे ही हैरान करने वाले फैक्ट्स पर सवाल उठाते रहिए और अपनी खोज जारी रखिए।